हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमी की क्लास। तो आज हम कवर करेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होती है तथा इनमें क्या अंतर है। जो हम उत्पादन करते हैं उसके कारक कौन कौन से हैं। अर्थव्यवस्था जो है इकोनॉमी, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं और इनके विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थशास्त्र क्या होता है तथा इनमें क्या अंतर होता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। एक देश हो, कोई देश है, कोई देश में सीमित संसाधन होते हैं और व्यक्ति होंगे। देश है तो उसमें जनसंख्या भी होगी और जनसंख्या के मन में असीमित इच्छाएं होती हैं, लेकिन संसाधन किसी देश के पास सीमित मात्रा में ही होते हैं। तो इन असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों के द्वारा पूर्ण करने के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ता है। प्रबंधन से अर्थ है हमारा संसाधनों का वितरण करना पड़ता है, वितरण या चयन करना पड़ता है, कौन सा संसाधन किसे दिया जाए। इसीलिए उनका पहले तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम उनका वितरण कर पाएंगे। तो जो संसाधनों का प्रबंधन है उसके सैद्धांतिक अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है, यानी इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और उसके व्यवहारिक अध्ययन को अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कहा जाता है। आइए अब हम इसे अपनी सरल भाषा में समझते हैं। तो जो हमारा देश, जो कोई भी देश हो, उसके पास एक सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसकी जो जनसंख्या होती है देश की, उनके मन में असीमित इच्छाएं होती हैं। उन्हीं असीमित इच्छाओं को उन्हीं सीमित संसाधनों से पूरा करने के लिए हमें संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ता है। और जब हमें संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ेगा तो पहले हमें उनका अध्ययन करना पड़ेगा, संसाधनों के विषय में अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसी विषय में सैद्धांतिक अध्ययन को, यानी जैसे कोई बुक्स लिखी है, हमने उनके नोट्स पढ़ लिए, बस वही सैद्धांतिक अध्ययन होता है, सिद्धांत रूप से अध्ययन करना। तो सैद्धांतिक अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। किसके? संसाधनों के प्रबंधन के सैद्धांतिक अध्ययन को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स कहा जाता है। लेकिन उसी अध्ययन को हम व्यवहारिक रूप से करें, प्रैक्टिकल रूप से करें, तो उसे इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो संसाधनों के प्रबंधन के सैद्धांतिक रूप को अर्थशास्त्र और व्यवहारिक रूप को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद आती है हमारी आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? धन से संबंधित क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो हम प्रतिदिन करते हैं और वो धन से संबंधित होती हैं। जैसे हम किसी शॉप पर गए, कुछ सामान खरीदा, तो उससे हमने बदले में क्या दिया? पैसे दिए। तो उसी का अर्थ है कि अर्थात धन से संबंधित क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी आर्थिक अर्थात अर्थ का मतलब होता है धन, यानी धन से संबंधित क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और इनके सैद्धांतिक अध्ययन को, जैसा कि अब हमने बताया है आपको सैद्धांतिक क्या होता है, तो उसके सैद्धांतिक अध्ययन को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल अध्ययन को अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कहा जाता है। आई होप आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है उत्पादन के कारक। तो आइए हम समझते हैं उत्पादन के कौन कौन से कारक होते हैं। अगर हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उसके लिए जरूरी वस्तुएं क्या क्या हैं?
तो समझते हैं हम। उत्पादन के कारक 5 होते हैं। कौन होते हैं? 5 होते हैं। एक होती है भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। सॉरी, 4 होते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। कौन कौन से? किसी वस्तु का हमें उत्पादन करने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास भूमि है तो हमें पूंजी की आवश्यकता होगी मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए। उसके बाद हमें श्रम की आवश्यकता होगी, मानसिक श्रम भी करना पड़ता है और शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। और उसके बाद उद्यमशीलता की आवश्यकता होती है। तो आइए इन चारों के विषय में हम कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं। तो भूमि से मतलब क्या है हमारा? उत्पादन में प्रयुक्त प्राकृतिक और मशीनरी संसाधन। जो हम उत्पादन में प्राकृतिक और मशीनरी संसाधन प्रयोग करते हैं वही भूमि से संबंधित होते हैं। इसका प्रतिफल क्या होता है? संसार में कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसका कोई प्रतिक्रिया ना हो। तो यदि ये कारक हैं तो इनका कोई रिजल्ट होगा, कोई प्रतिफल होगा। तो जो भूमि होती है उसका प्रतिफल होता है किराया। किराया क्यों होता है? हमें भूमि चाहिए। अगर हमारे पास भूमि नहीं है तो हम उससे भूमि को किराए पर ही तो लेंगे। तो भूमि के बदले हमें क्या देना पड़ रहा है? किराया देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है? किराया। तो भूमि का प्रतिफल क्या हुआ? किराया। और भारत में भूमि पर्याप्त उपलब्ध है। जो भारत है, इंडिया है हमारी, इसमें भूमि की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। अब हम समझते हैं पूंजी। पूंजी क्या है? कैपिटल। पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल कहा जाता है। पूंजी अर्थात क्या होती है? धन, धन व तकनीक। जो मनी एंड टेक्नोलॉजी, मनी व टेक्नोलॉजी को पूंजी कहा जाता है। पूंजी का प्रतिफल होता है ब्याज। ब्याज कैसे होता है? अगर हम माना कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं है तो हम किसी से, साहूकार से, बैंक से, किसी से हम उसे लोन ले लेंगे। तो अगर हम लोन लेंगे तो हमें उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, उसका हमें ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो पूंजी के बदले हमने क्या दिया? उसे ब्याज दिया। तो पूंजी का प्रतिफल क्या हुआ? ब्याज। और भारत में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध नहीं है। भारत में पूंजी का अभाव है। इसीलिए भारत में मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं चलाई गई हैं। अगला है हमारा श्रम। श्रम से क्या अर्थ है? श्रम से अर्थ है हमारा लेबर का। और श्रम मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है, यानी मेंटली भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। श्रम, अगर हम किसी कारीगर को लगाएंगे तो वो मानसिक श्रम करेगा, लेबर को लगाएंगे तो वो शारीरिक श्रम करेगा। लेकिन श्रम दोनों लोग करेंगे। और अगर श्रम करेंगे, कोई मजदूर श्रम करेगा तो उससे उसके बदले में मजदूरी देनी पड़ेगी, वेज देना पड़ेगा। अर्थात श्रम के बदले हमने क्या पे किया? मजदूरी। अर्थात श्रम का प्रतिफल क्या हुआ? मजदूरी। और जो भारत में लगभग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कैसी है? लगभग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि शारीरिक शक्ति तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन मानसिक शक्ति में कुछ कमी आती है, मानसिक श्रम में कुछ कमी आती है। इसीलिए इसकी पूर्ति करने के लिए भारत सरकार स्किल इंडिया जैसी योजनाएं चलाती रहती है। आइए हम समझते हैं इसका चौथा कारक। चौथा कारक है उद्यमशीलता, अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमशीलता। उद्यमशीलता से क्या अर्थ है हमारा? उद्यमशीलता से अर्थ है व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क एप्टिटाइट। अर्थात एक व्यक्ति है, वह उत्पादन कब करेगा,
पहले तो उसे पता नहीं है कि हमें लाभ होगा या हानि होगी। जब वह उत्पादन करेगा, उसका विनिमय करेगा, तभी तो उसे लाभ हानि का ज्ञान होगा। तो व्यक्ति पहले पहले पता नहीं रहती है, तो वो रिस्क पर काम करता है, जोखिम लेता है। और व्यक्ति अगर जोखिम ना ले, रिस्क ना ले, तो वह उत्पादन नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता को उद्यमशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्यमशीलता। उद्यमशीलता का रिजल्ट क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है? उद्यमशीलता का प्रतिफल होता है लाभ। लाभ कैसे होता है? हम व्यक्ति कोई है और वो जोखिम ले रहा है, वो रिस्क ले रहा है, उद्यमशीलता है उसके अंदर। जब वह उत्पादन करेगा तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा? उत्पादन करेगा, वो किस लिए उत्पादन करेगा? लाभ के लिए। तो अर्थात उसे लाभ मिलेगा उद्यमशीलता के बदले। तो उद्यमशीलता का प्रतिफल हुआ लाभ। भारत में उद्यमशीलता की कमी है। भारत में उद्यमशीलता का अभाव है। इसीलिए मुद्रा और स्टार्टअप जैसी अन्य योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार द्वारा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसे दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या है? पहला कारक है हमारा भूमि। भूमि क्या है? उत्पादन में प्रयुक्त प्राकृतिक और मशीनरी संसाधन। भूमि का प्रतिफल क्या होता है? किराया। भूमि भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगला है हमारा पूंजी। पूंजी से अर्थ है हमारा धन व तकनीक से। पूंजी का प्रतिफल होता है ब्याज, और पूंजी की भारत में कमी है। इसीलिए मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं सरकार चलाती रहती है। अगला है हमारा, सॉरी जूम हो रहा है। अगला है हमारा श्रम। श्रम से अर्थ क्या है? मानसिक और शारीरिक शक्ति से। तो श्रम में मजदूरी, अर्थात श्रम का प्रतिफल होता है मजदूरी। और भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। शारीरिक श्रम तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन मानसिक श्रम की कमी है। इसीलिए सरकार स्किल इंडिया जैसी योजनाएं चलाती रहती है। अगला है हमारा उद्यमशीलता। अगला कारक हमारा उद्यमशीलता है। उद्यमशीलता से अर्थ है व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क एपेटाइट। और इसका प्रतिफल जो होता है वो होता है लाभ, यानी प्रॉफिट। और भारत में इसका अभाव है। इसी की पूर्ति करने के लिए मुद्रा और स्टार्टअप जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा और स्टार्टअप जैसी योजनाएं सरकार चलाती रहती है। एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, मानव पूंजी और मानव संसाधन, जो आपने बार बार सुना होगा। हालांकि अभी तो नहीं सुना है, लेकिन मानव पूंजी या मानव संसाधन आपने सुना होगा। तो मानव पूंजी या मानव संसाधन क्या होता है? एक मानव है, अगर उसके पास कौशल है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है, अर्थात एजुकेशन है, हेल्थ है एंड स्किल है, तो उसे मानव पूंजी या मानव संसाधन कहा जाता है। एक मानव के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल होने पर वह मानव पूंजी में परिणत हो जाता है। अर्थात अब उसे हम उपयोग कर सकते हैं। अर्थात वह कोई कार्य कर सकता है। मानव तो सभी होते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल है तो वह मानव पूंजी कहलाता है। सामाजिक पूंजी से क्या अर्थ है? सामाजिक सामंजस्य व सद्भावना। इसका अर्थ क्या है? तो अगर समाज में सामंजस्य है, सद्भावना है, समाज ऊंच नीच की भावना में विभक्त नहीं है, तो वही समाज ग्रो कर पाएगा, विकास कर पाएगा। अगर समाज में सद्भावना नहीं है, अगर उसमें ऊंच नीच, जाति प्रथा आदि जैसी विषमताएं फैली हुई हैं, तो वह विकास नहीं कर पाएगा।
अगर सद्भावना है तो वह विकास करेगा, उसी को सामाजिक पूंजी कहा जाता है। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को 3 आधारों पर बांटा जाता है। पहला है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। हम आपको आर्थिक क्रियाएं समझा चुके हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? अर्थ से संबंधित क्रियाएं यानी धर्म से संबंधित क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। अगला है हमारा कार्य के आधार पर, बेस्ड ऑन वर्क। और तीसरा है हमारा स्वामित्व के आधार पर यानी ओनरशिप के आधार पर। किसी वस्तु पर, किसी उत्पाद पर किसी का स्वामित्व अर्थात किसी की ओनरशिप होना अर्थात स्वामित्व, उसी को स्वामित्व के आधार पर बांटा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के आइए हम समझते हैं कि इनके आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, जो आर्थिक क्रिया हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनके आधार पर अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रक होते हैं। कितने होते हैं? 5 क्षेत्रक होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। कौन कौन से? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है और पंचम है। अर्थात आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा जाता है। पहले इन्हें केवल 3 भागों में बांटा जाता था, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। लेकिन आगे चलकर इनमें 2 भाग और जोड़ दिए गए। कौन कौन से? चतुर्थक और पंचम। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 5 क्षेत्र हो गए हैं। तो कार्य के आधार पर अब हम आते हैं कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, अर्थात ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसे हम आगे चलकर समझेंगे विस्तृत रूप से। और तीसरा है हमारा स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। अर्थात ऐसी इकाई जिसपे सरकार की स्वामित्व हो, सरकार की ओनरशिप हो, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। और निजी क्षेत्र जिसमें किसी इकाई पर निजी कंपनी या किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, तो वो निजी क्षेत्र कहलाता है। आइए हम इन्हें विस्तृत रूप से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र और चौथा है चतुर्थक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र से हमारा संबंध है प्राकृतिक संसाधनों से। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जैसे कृषि है, एग्रीकल्चर, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य पालन, फिशरी और खनन, माइनरी आदि। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि। इसी कारणवश, इन प्राकृतिक संसाधनों के कारणवश इसे प्राथमिक क्षेत्र को एक अन्य नाम भी दिया जाता है, कृषि व सहायक क्षेत्र। और इनमें जो श्रमिक लगे होते हैं, इनमें जो कार्यकर्ता लगे होते हैं, जो काम करते हैं, उनको रेड कॉलर जॉब के द्वारा संकेतित किया जाता है या उन्हें
रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, उसका जीडीपी में कुल 17% योगदान है और इस पर प्रत्यक्ष रूप से लगभग 55% और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 65% जनसंख्या आश्रित है। तभी तो भारत में इतना बेरोजगारी है, क्योंकि जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका जीडीपी में कुल 17% योगदान है, लेकिन इस पर लगभग 65% जनसंख्या आश्रित है। और जो हमारा अगला है द्वितीय क्षेत्र, उस पर केवल और केवल 29% जनसंख्या ही आश्रित है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में जनसंख्या का आश्रय अधिक होना चाहिए था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अब हम पढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं? द्वितीय क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे कृषि से हमें प्राप्त हुआ अनाज। जैसे पशुपालन है, तो पशुपालन से हमें पशुओं का मांस, पशुओं की चर्बी और पशुओं के बाल, दूध आदि प्राप्त हुआ। मत्स्य पालन से हमें मछली प्राप्त हुई। खनन से हमें कच्ची धातुएं प्राप्त हुई, कच्चा माल प्राप्त हुआ। तो आइए हम द्वितीय क्षेत्र को समझते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो प्राथमिक क्षेत्र है उससे प्राप्त कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल का मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन कर उत्पादन करना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात द्वितीय क्षेत्र में कैसा उत्पादन होता है? द्वितीय क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र है उससे जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उसी के मूल्य में वृद्धि कर उत्पादन किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं उद्योग का। तो उद्योग में जैसे गेहूं से बिस्कुट बनाया गया। गेहूं से क्या बनाया गया? बिस्कुट। तो जो गेहूं पहले 1 किलो गेहूं 15-16 रुपए किलो थे, वो 1 किलो बिस्कुट 100-150 रुपए किलो हो गए। अर्थात इसका मूल्य में वर्धन हुआ, मूल्य में वृद्धि हुई। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल गेहूं का मूल्य वर्धन कर, यानी ये 15 रुपए का था और अब 150 रुपए के हो गए हैं, मूल्य वर्धन कर उत्पादन करना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं विनिर्माण। जैसे चमड़े से बैग बनाना, ईंट से घर बनाना आदि विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी कारणवश जैसे प्राथमिक क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधनों के कारण कृषि व सहायक क्षेत्र कहा जाता था, वैसे ही द्वितीय क्षेत्र को उद्योग व विनिर्माण के कारण औद्योगिक व विनिर्माण क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाने लगा। इसका अन्य नाम औद्योगिक व विनिर्माण क्षेत्र रख दिया गया। चलिए हम इसे थोड़ा और कवर कर लेते हैं, देखते हैं। जैसा कि प्राथमिक क्षेत्र में जो श्रमिक कार्य कर रहे थे, जो श्रमिक लगे थे, संलग्न थे उसमें, उन्हें रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता था या उन्हें रेड कॉलर जॉब द्वारा संकेतित किया जाता था। लेकिन जो द्वितीय क्षेत्र में जो संलग्न है श्रमिक, उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक है कुशल श्रमिक, दूसरा है अकुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर जॉब द्वारा संकेतित किया जाता है तथा अकुशल श्रमिक को ब्लू कॉलर जॉब द्वारा संकेतित किया जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक व विनिर्माण क्षेत्र है। इसमें जो श्रमिक कार्य करते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है, कुशल श्रमिक व अकुशल श्रमिक। कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब व अकुशल श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है।
आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी, अगला क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने वाला क्षेत्र है। अर्थात जो प्राथमिक क्षेत्र हैं व जो द्वितीयक क्षेत्र हैं, उनको जो सर्विसेज प्रदान करता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वही तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इसी कारणवश इसे सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवाएं कैसी? जैसे परिवहन है, सॉफ्टवेयर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पुलिस है आदि। इन सभी को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि यह सेवाएं प्रदान करते हैं। परिवहन सेवाएं प्रदान करता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेवाएं प्रदान करता है, शिक्षा अर्थात टीचर हमें शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो हमें सेवा प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य जैसे डॉक्टर हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, जो पुलिस कर्मचारी होते हैं, वो हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी कारणवश इसे सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर कहा जाता है। इसका भारत की जीडीपी में योगदान कितना है? इसका भारत की जीडीपी में लगभग 55% योगदान है और इस पर केवल और केवल 10% जनसंख्या ही आश्रित है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र में आपने देखा था कि जीडीपी में 17% योगदान था और उस पर 65% जनसंख्या आश्रित थी। और तृतीय क्षेत्र में जीडीपी में योगदान 55% है, लेकिन केवल और केवल 10% जनसंख्या ही आश्रित है। तो यही है भारत की गरीबी का कारण, भारत की बेरोजगारी का कारण। अब इसे जो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन है, उसे 5 भागों में बांटा गया है। पहले केवल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, केवल यही 3 क्षेत्र होते थे। तो अब इसे चतुर्थक और पंचम क्षेत्र में भी बांट दिया गया है। तो आइए हम समझते हैं चतुर्थक क्षेत्र क्या होता है, चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा जाता है। चतुर्थक क्षेत्र ज्ञान आधारित उद्योगों व सेवाओं को, अर्थात चतुर्थक क्षेत्र में ज्ञान आधारित उद्योगों व सेवाओं को शामिल किया जाता है। अर्थात जैसे अनुसंधान व विकास पर केंद्रित गतिविधियां, जैसे कि वैज्ञानिक हैं आदि को चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात कहा जाता है कि इसके अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों व सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा पंचम क्षेत्र। कौन सा है? पंचम क्षेत्र। तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम स्तर पर नीतियों के निर्धारण, जो उच्चतम स्तर पर नीति निर्माता हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं एवं निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उनसे संबंधित गतिविधियों को पंचम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत उच्चतम स्तर पर नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। अर्थात जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो डिसीजन टेकर होते हैं, उनको इसके पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें जो श्रमिक कार्यरत होते हैं, जो श्रमिक लगे रहते हैं, अर्थात जैसे नेता हो गए, जैसे अधिकारी हो गए और विधि निर्माता हो गए, वित्त परामर्शदाता हो गए, और जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर हो गए, उनको इनके अंतर्गत रखा जाता है, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें जो कार्यरत श्रमिक हैं, उन्हें गोल्ड कॉलर जॉब के द्वारा संकेतित किया जाता है। उन्हें किस कॉलर जॉब के द्वारा संकेतित किया जाता है? तो गोल्ड कॉलर जॉब द्वारा संकेतित किया जाता है। आइए हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है?
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को रखा जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन। इसी कारण बस इसे कृषि व सहायक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें जो संलग्न श्रमिक होते हैं उन्हें रेड कॉलर जॉब द्वारा संकेतित किया जाता है। जीडीपी में योगदान इसका केवल 17% है और इस पर 55% लोग प्रत्यक्ष रूप से तथा 65% लोग अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित हैं। अगला है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है उसका मूल्यवर्धन कर उत्पादन करना द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे उद्योग है, विनिर्माण क्षेत्र है। इसी कारण इसे औद्योगिक व विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसमें जो संलग्न श्रमिक हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक है कुशल श्रमिक और दूसरा है अकुशल श्रमिक। कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब द्वारा तथा अकुशल श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब द्वारा संकेतित किया जाता है। अगला है हमारा तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने वाला क्षेत्र तृतीय क्षेत्र कहलाता है। इसी कारण इसे सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे परिवहन, सॉफ्टवेयर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस आदि। जीडीपी में इसका 55% योगदान है, लेकिन इस पर केवल 10% जनसंख्या ही आश्रित है। चतुर्थक क्षेत्र है अगला हमारा क्षेत्र है चतुर्थक क्षेत्र। इसके अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों व सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे अनुसंधान व विकास पर केंद्रित गतिविधियां, जैसे कि वैज्ञानिक हैं आदि। अगला है हमारा पंचम क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत उच्चतम स्तर पर नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसमें जो संलग्न श्रमिक हैं उन्हें गोल्ड कॉलर जॉब द्वारा निर्देशित किया जाता है, जैसे वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी, विधि निर्माता, राजनेता, वित्त परामर्शदाता आदि। भारत में जो गरीबी है उसका मूल कारण क्या है? कोई भी विकसित देश हो उसमें सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में विकास होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में तथा उसके बाद टर्सरी सेक्टर में विकास होना चाहिए। अर्थात पहले प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीयक क्षेत्र, फिर तृतीयक क्षेत्र में विकास होना चाहिए। लेकिन भारत में सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में तथा फिर सेकेंडरी सेक्टर को छोड़कर सीधा टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र में विकास हो गया। इसीलिए भारत में बेरोजगारी और गरीबी देखने को मिलती है। भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तब प्राइमरी सेक्टर में 56% प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में 56% योगदान था, सेकेंडरी सेक्टर का 15% और टर्सरी सेक्टर का 29%। लेकिन जो अभी 2017-18 थोड़ा पुराना है, देख लेते हैं 2017-18 की, तो प्राइमरी सेक्टर का 17%, सेकेंडरी का 29% तथा टर्सरी सेक्टर का 54% योगदान हो गया है। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का घट गया है, सेकेंडरी सेक्टर का थोड़ा सा बढ़ा है और टर्सरी सेक्टर का बहुत बढ़ गया है। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र से सीधा टर्सरी में कन्वर्ट हो गया है, सेकेंडरी को छोड़ दिया गया है। यही भारत में बेरोजगारी का कारण है। अगली हमारी है, इसे हम थोड़ा और समझ लेते हैं, हो गया उसे समझने की जरूरत नहीं है। अगला है हमारा कार्य के आधार पर। अभी हमने पढ़ा है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को दो भागों, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। संगठित क्षेत्र यानी जैसे समझते हैं संगठित क्षेत्रों को। तो संगठित क्षेत्र क्या है? जॉब है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत अगर जॉब है तो वो नियमित होगी, उसका एक निश्चित समय होगा, एक सैलरी निश्चित होगी।
और जो उसमें सामाजिक सुरक्षाएं यानी सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, जैसे बीमा है, पेंशन है और अवकाश है। अर्थात इसमें एक निश्चितता होती है, संगठित क्षेत्र में एक निश्चितता होती है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी जॉब है। तो इसके अंदर एक निश्चितता होती है। जबकि असंगठित क्षेत्र इसका ठीक उल्टा होता है, उसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। अर्थात इसमें संगठित क्षेत्र में नियमित जॉब होती है, सैलरी निश्चित होती है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसकी एग्जाम्पल है गवर्नमेंट जॉब, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों की जॉब। तथा इसमें जो संलग्न है, इसमें केवल और केवल 10% जनसंख्या ही संलग्न है। अर्थात इस पर केवल और केवल 10% जनसंख्या ही आश्रित है। अब हम समझते हैं असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र में जैसा कि हमने आपको बताया है कि असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र का ठीक उल्टा है। तो इसमें जो जॉब होती है उससे वो कोई नियमित नहीं होती है, उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। सैलरी है वो भी कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित होती है। इसमें सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। जैसे कि दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटी कंपनियां हैं आदि। और भारत में इनमें लगभग 90% जनसंख्या आश्रित है। अर्थात जो 90% जनसंख्या है वो असंगठित क्षेत्र पर आश्रित है तथा 10% जनसंख्या संगठित क्षेत्र पर आश्रित है। और जो असंगठित क्षेत्र है इसी की सहायता के लिए अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना आदि चलाई जाती हैं। अब हम समझते हैं स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? जो अर्थव्यवस्था की क्षेत्र थे उन्हें तीन आधारों पर विभाजित किया गया था। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो हम समझते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? किसी इकाई में सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो। और निजी क्षेत्र किसी इकाई में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो। यानी आइए हम इसे सरल भाषा में समझते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात इसमें जो सरकार है उसके जो शेयर हैं वो लगभग 50% से अधिक होने चाहिए। उसके जो शेयर हैं, सरकार के जो शेयर हैं वो 50% से किसी इकाई में अधिक होने चाहिए, तभी वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। और अगर उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी 50% से अधिक है, निजी क्षेत्र के शेयर्स 50% से अधिक हैं, तो वह निजी क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? निजी क्षेत्र के। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक तथा निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से अधिक होती है। अभी आपको सुनने में आ रहा होगा निजीकरण शब्द बड़ा ही सुनने में आ रहा होगा कि कई बैंकों का निजीकरण किया जा रहा, कई जगहों का, कई संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण क्या है? प्राइवेटाइजेशन और विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। ये दोनों शब्द एक ही जैसे हैं लेकिन इनमें बहुत अंतर है। इनमें क्या अंतर है? निजीकरण अर्थात किसी इकाई को निजी क्षेत्र के अंतर्गत करना। अर्थात अगर सरकार किसी इकाई के 50% से अधिक शेयर किसी निजी क्षेत्र को बेच दे तो उस इकाई का निजीकरण हो जाएगा। अर्थात निजी क्षेत्र के उसमें 50% से अधिक शेयर हो जाएंगे तो उस इकाई का निजीकरण हो जाएगा।
और विनिवेश से अर्थ है हमारा, अगर सरकार किसी इकाई के 50% से कम शेयर्स किसी निजी क्षेत्र को बेच रही है तो उसका विनिवेश कहा जाएगा, अर्थात उसका इन्वेस्टमेंट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके बाद आता है राष्ट्रीयकरण। जैसा कि आपने सुना होगा कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आइए हम समझते हैं राष्ट्रीयकरण क्या होता है, नेशनलाइजेशन क्या होता है। जब जो सरकार है किसी निजी कंपनी के 50% से अधिक शेयर खरीद लेती है, अर्थात किसी इकाई में सरकार के जो शेयर्स हैं वो 50% से अधिक हो जाते हैं, तो वह राष्ट्रीयकरण कहलाता है। एक बार हम इसे समझ लेते हैं दोबारा से, निजीकरण क्या होता है। तो सरकार द्वारा किसी इकाई के 50% से अधिक शेयर किसी निजी क्षेत्र को बेचना निजीकरण कहलाता है, और सरकार द्वारा किसी इकाई के 50% से कम शेयर किसी निजी क्षेत्र को बेचना विनिवेश कहलाता है। और निजीकरण का ठीक उल्टा, जब सरकार किसी निजी कंपनी के 50% से अधिक शेयर खरीद लेती है तो उसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हो जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि अर्थशास्त्र की शाखाएं कितनी हैं और उनके घटक कौन कौन से हैं। जो अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं उनके कौन कौन से घटक हैं तथा अर्थव्यवस्था के प्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।